जय संविधान। जय संविधान। अमिताभ जी, आज मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए प्रचार तो खत्म हो गया बांकीपुर विधानसभा में, और नितिन नवीन जो वहां लंबे समय तक विधानसभा में रहे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया, उसके पहले उनके पिताजी थे और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये विधानसभा क्षेत्र एक तरह से माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और नितिन नवीन का अपना फील्डम है। लेकिन इसके बावजूद जो खबर मुझे मिल रही है दिल्ली में बैठ के, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से ये सूचना एकत्रित करने का प्रयास करूं जो पटना में है, विधानसभा क्षेत्र के पास है, और जिनकी राजनीतिक रुचि और जिनकी राजनीतिक सक्रियता और उनका सूचना तंत्र बड़ा मजबूत है। तो इसलिए मैंने कहा कि अमिताभ जी से ये जानना चाहूं, क्योंकि आज का ये विधानसभा का चुनाव जब होने वाला है, कल विधानसभा का वोट पड़ेगा, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। जैसे यहां बैठ के तो हमको लग रहा है कि आरजेडी के बीच में और प्रशांत किशोर के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनाव है। दूर से बैठ के बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होता, क्योंकि आप वहां बैठे हुए हैं। और इस समय क्योंकि ये कॉकरोचों ने जैसे भारतीय जनता पार्टी के नाक पे दम किया हुआ है, और जिस प्रकार से इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, उसकी भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रवाह मंडल बनाया था कि उनको कोई हरा नहीं सकता, 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी, वो टूट चुका है। लेकिन नितिन नवीन भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, और ये भी मुझे यहाँ बैठ के पता चला कि वहां पे हिंदू मुसलमान का खेल खुले आम हो रहा है। ऑफिसेज के बाहर उनके ऐसे बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें हिंदुओं को ललकारा जा रहा है कि हिंदू को जिताओ, जबकि प्रशांत किशोर भी हिंदू हैं और आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो भी हिंदू हैं। लेकिन उनका हिंदू का मतलब वो होता है जो चंदा चोर हिंदू हो, जो चंदा चोरी न करे उनको वे हिंदू शायद नहीं मानते। लेकिन चलिए, क्योंकि मैंने कहा कि आपका सूचना तंत्र बहुत मजबूत है और आप दास बोले बिंदास में भी बड़े बिंदास रूप से सारी चीजें कवर करते हैं और सारी सूचनाएं आपके पास रहती हैं और पत्रकार भी आपके संपर्क पर रहते हैं। तो ये बताइए, ये जो बागीपुर का चुनाव है, ये किस दिशा में जा रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उस दिशा में जा रहा है, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, और प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी। तो पूरी परिस्थिति क्या है, इसका विश्लेषण करके अमिताभ जी कृपा करके हमारे दर्शक श्रोताओं को बताइए। जी धन्यवाद। देखिए, पहले बांकीपुर की पृष्ठभूमि थोड़ा बता दूं। पटना का एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है और बांकीपुर को पहले पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। वहां जो नितिन नवीन के पिताजी हैं, अब दिवंगत हो गए, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो विधायक हुआ करते थे। फिर उनके बाद परिवारवाद के रास्ते पर चलकर भाजपा ने उनके बेटे को खड़ा किया। नितिन नवीन वहां से कई वर्षों से विधायक रहे, बिहार सरकार में मिनिस्टर भी थे। 2-3 महीने पहले नितिन नवीन को भाजपा ने अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया अपना। नितिन नवीन राज्यसभा मेंबर बन गए, उन्होंने ये सीट खाली कर दी। और जैसा आप जानते हैं, कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव होता है, बाईपोल होता है। तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख ऐलान की, 30 जुलाई यानी कल वहां मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। तो शुरू में जब इसकी अधिसूचना जारी हुई, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, तो जो कहते हैं भाजपा का अहंकार एकदम, मतलब अब तो ये हनुमान जी को ही झंडा पकड़ा के नचाते हैं, अब इनका अहंकार की क्या बात है। तो भाजपा का अहंकार चरम पर था। भाजपा के सीनियर नेता कह रहे थे कि बांकीपुर में तो हम कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई। प्रशांत किशोर दर्शक जानते हैं, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, बहुत ही बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, और कई राज्यों में उनका दावा है, और सही दावा है, कि वो सरकारें बना चुके हैं। फिर वो अब खुद राजनीति में आ गए, जनसुराज पार्टी उन्होंने बनाई। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनको निराशा हाथ लगी, बिहार में एक सीट उनको नहीं मिली उनकी पार्टी को। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार उतर गए और जिंदगी में ये पहली बार है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाते आए थे लेकिन खुद नहीं लड़ते थे, पहली बार वो लड़ रहे थे। तो प्रशांत किशोर की एंट्री ने, जो कहते हैं ना, पूरा माहौल बदल दिया। और उसके बाद भाजपा के बहुत पसीने छूटने लगे और भाजपा ने घबराहट में
एक के बाद एक काम करने शुरू किए। उसमें कुछ कामों को मैं दर्शकों को बताता हूं। पहला काम भाजपा ने किया कि अपना उम्मीदवार बदल दिया। पहले भाजपा ने खड़ा किया था अभिषेक सिन्हा बंटी को, जो एक छोटा मोटा कार्यकर्ता था, और उसने काफी धूमधाम से नामांकन किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। और सबने कहा कि अब तो बंटी जी चुनाव जीत रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अचानक 2-3 दिन बाद बंटी जी ने कहा कि कुछ पारिवारिक कारणों से मैं नहीं लड़ूंगा, और वो भाग गए मैदान छोड़ के। उसके बाद भाजपा ने नीरज सिन्हा को खड़ा किया। ये भी ऐसे ही टुटपुजिया कार्यकर्ता है। इन दोनों के साथ यही कॉमन है कि दोनों कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो बांकीपुर में बहुत मतलब 70,000 कायस्थ मतदाता हैं। और यही दोनों के साथ था। जातीय समीकरण का भाजपा ने ध्यान रखा। तो एक तो भाजपा की घबराहट का पहला लक्षण दिखाई दिया, उसने उम्मीदवार बदल दिया। दूसरा लक्षण दिखाई दिया कि उसने जन सुराज पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो इनका ऑपरेशन लोटस चलता है। एक बिहार के जाने माने गणितज्ञ हैं केसी सिन्हा, उनकी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है गणित पर, बहुत बच्चे उसको पढ़ते हैं। केसी सिन्हा जन सुराज पार्टी में थे और चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। लेकिन अचानक केसी सिन्हा मतलब भगवामय हो गए और उन्होंने बीच इस चुनावी प्रक्रिया में जन स्वराज पार्टी छोड़ के वो भाजपा में शामिल हो गए। लोग कहते हैं कि उनको कहीं का कुलपति बनाने का, वाइस चांसलर बनाने का आश्वासन मिला है। तो गणितज्ञ तो थे ही, तो उनका जोड़ घटा गुणा भाग में तो खैर कोई कमी नहीं है। हम जैसे लोग गणितज्ञ नहीं है तो उसमें कई बार अपना नुकसान भी कर लेते हैं, लेकिन गणितज्ञों का जोड़ घटा गुणा भाग बहुत उच्च कोटि का होता है। तो समझ गए कि भाई कुलपति बन जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा काम भाजपा ने क्या किया कि प्रशांत किशोर के खिलाफ 40 स्टार प्रचारक उतारे। 40। ये बताइए, जिस सीट में ये कुत्ता बिल्ली को जितवा रहे थे उसमें इनको 40 स्टार प्रचारकों की जरूरत हुई। और जो हम लोग महाभारत में पढ़ते थे कि अभिमन्यु को घेरने के लिए एकदम कौरवों ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया था, है ना? एक तोड़िएगा दूसरा, तीसरा तोड़िएगा चौथा। तो प्रशांत किशोर को घेरने के लिए एकदम 40 स्टार प्रचारकों की फौज, जिसमें पवन सिंह जो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार से लेके मनोज तिवारी जो रिंकिया के पापा हैं, और किस्म किस्म के सारे लोगों को उतार दिया गया। उसके बाद भी दाल नहीं गली। तब भाजपा ने क्या किया कि जनशक्ति जनता दल, जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, लालू के बड़े बेटे की, हालांकि उसका कोई वजूद नहीं है बिहार में, उसकी जो प्रत्याशी थी वीणा मानवी, एक वो महिला कार्यकर्ता है, महिला विकास मंच चलाती हैं, उसका इन लोगों ने नामांकन रद्द करवा दिया। एक फालतू ग्राउंड पर नामांकन रद्द कर दिया गया। किस लिए किया गया? क्योंकि वीणा मानवी वैश्य समुदाय से आती हैं और भाजपा को डर था कि हमारा वैश्य वोट काट लेंगी। संयोग से राजद की उम्मीदवार भी वैश्य समुदाय की ही है, रेखा गुप्ता, लेकिन उनका ये लोग नामांकन नहीं रद्द करवा सके, वीणा मानवी का इन्होंने करवा दिया। उसके बाद भी भाजपा की घबराहट नहीं कम हुई। तब प्रशांत किशोर के एक और उनके सहयोगी हैं जनसुराज पार्टी के, उनका होटल का व्यवसाय है, पटना में होटल है उनका, तो वहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। अब टाइमिंग देखिए, आयकर विभागों को भी अभी याद आया कि भाई इनका कुछ आयकर का कुछ गोलमाल है, और चुनाव के पहले उनका पूरा इनकम टैक्स रेड हुआ। उनके होटल के सारे रजिस्टर सब उठा के ले गए इनकम टैक्स वाले। इतने से भी बात नहीं बनी। तब पटना के जिलाधिकारी ने, देखिए डीएम लोग किस तरह से सत्ता के दलाल बन गए हैं और खुलेआम बन गए हैं। पटना के जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि जो जीविका दीदियां होती हैं सरकार की, वो घर घर जाएंगी मतदाता जागरूकता अभियान में। और ये जीविका दीदियां घर घर गई और इनके वीडियो वायरल होने लगे कि वो लोगों को धमका रही है कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो राशन बंद हो जाएगा। अब ये तो एक अमृत काल का जागरूकता अभियान है, जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी। उसकी जब शिकायत की गई तब जिलाधिकारी थोड़ा घबराए और ये जीविका दीदियों पर रोक लगाई गई। उसके बाद भी जब भाजपा को नहीं लगा कि अब क्या होगा, तो भरत तिवारी के परिजन आके सम्राट चौधरी से मिले। आप दर्शक जानते होंगे भरत तिवारी की हत्या 17 जून को हुई थी। मैंने पहले ही बताया है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर हत्या हुई थी। बांकीपुर में भरत तिवारी की हत्या एक बड़ा मुद्दा बन रही थी। तो भरत तिवारी के परिजनों को, उनकी मां को और लोगों को लाकर सम्राट चौधरी से मिलाया गया
और फिर एक दो ट्रांसफर हुए मतलब खानापुरी के लिए जगदीशपुर के एसडीएम को हटाया गया, इसको हटाया गया कि भाई भरत तिवारी को हम लोग न्याय देंगे, चिंता नहीं कीजिए। अब देखिए उसी समय तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया कि हम लोग प्रशांत किशोर के साथ खड़े होंगे। तो तेज प्रताप यादव पर एक हत्या के प्रयास का झूठा मुकदमा करके उनको बेऊर जेल में डाल दिया गया। अभी वो कल जेल से छूटे हैं जब राज्य सरकार ने सारे मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। तो संक्षेप और उस पर से देखिए जो कहते ना, एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, एक तो भाजपा की ऐसी पतली हालत थी, रही सही कसर इन जनजी लोगों ने पूरी कर दी, इन कॉकरोचों ने पूरी कर ली। अब तो जितने भगवाधारी हैं सब कॉकरोच से ही डर रहे हैं। अब तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि कॉकरोच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये लोग हनुमान चालीसा खोल के राम भक्त लोग बैठे हुए हैं कि भाई हनुमान जी आपको कसम, राम भक्तों को बचा दीजिए कॉकरोच से। और अब तो देखिए जन अल्फा भी आ गया है, जन जी के बाद जन अल्फा का भी आंदोलन शुरू हो गया है। अब तो जन अल्फा भी बड़ा होकर तैयार है, तो इनके दुख कम नहीं हो रहे हैं। और कल तो और मैंने इनका दुख बढ़ाने के लिए मैंने भी एक अपील जारी कर दी बांकीपुर मतदाताओं के नाम, वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है बिहार में। मैंने भी कह दिया कि भाई इनका अहंकार जरा तोड़ दीजिए, ये भाजपाई लोग कहते हैं हम कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे। तो ऐसा नतीजा आना चाहिए कि सम्राट चौधरी कुत्ता बन जाए और नितिन नवीन बिल्ली बन जाए। तो वो मेरा पत्र भी इन लोग के दुख को और बढ़ा रहा है। तो अब देखिए, अब तो कल ही मतदान है, अब तो 24 घंटे के बाद अभी वोटिंग होती रहेगी। अगर ज्ञानेश कुमार जादू की छड़ी नहीं चलाते हैं, यदि ज्ञानेश कुमार ईवीएम हैक नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल ज्ञानेश कुमार जैसे चमत्कारी लोग बैठे हुए हैं, इनके जो प्रेडेसेसर थे राजीव कुमार, वो तो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन बन गए। अब राजीव कुमार की नजर, अब ज्ञानेश कुमार की नजर आईसीआईसीआई बैंक पर है। तो ये लोग तो ईवीएम हैक कर सकते हैं, तो इन लोग का कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो ईवीएम हैक नहीं होता है तो प्रशांत किशोर एक बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, क्योंकि बिहार में देखिए एनडीए को प्रचंड बहुमत है, 243 सीटें टोटल है बिहार विधानसभा में, 202 सीटें एनडीए को है। तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन दो लोगों की व्यक्तिगत सेहत खराब हो जाएगी। एक तो नितिन नवीन की नाक कट जाएगी, और उनकी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप कोई मामूली आदमी नहीं, आप प्रखंड अध्यक्ष नहीं है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी जी आपको बॉस कहते हैं कि मेरे बॉस हैं, भले ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हो, लेकिन आप कागज पर आप मोदी जी के बॉस बने हुए हैं, और आप अपनी सीट को नहीं बचा सके, जो कि आपकी एकदम पारिवारिक सीट थी, आपके पूज्य पिता भी जहां से निर्वाचित होते थे। तो नितिन नवीन की तो नाक कटेगी, और सम्राट चौधरी का तो हो सकता है पत्ता ही साफ हो जाए। इनकी तो ये स्थिति हो जाए कि इनका इस्तीफा आलाकमान मांग ले और संभवतः नित्यानंद राय सीएम बन के बैठ जाए। तो सम्राट चौधरी की घबराहट, तो अभी जो अचानक जंजी वाले सारे मुकदमे वापस लिए सम्राट चौधरी ने, वो भी उनके घबराहट का ही परिचायक है कि भाई जंजी को तो थोड़ा शांत कर दो। अचानक सरकार ने ऐलान किया कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जो भी 26 जुलाई की शाम 7 बजे हुए हैं। तो उसकी भी एक वजह है कि उनको गुस्से का आभास हो गया है। तो बांकीपुर के संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि यदि बेईमानी नहीं होती है तो प्रशांत किशोर की जीत पक्की है, और प्रशांत किशोर की जीत यदि होती है तो सम्राट चौधरी का जाना पक्का समझिए। जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, जो वहां के बच्चे क्या सोच रहे हैं और पटना वासी और बिहार वासी क्या सोच रहे हैं। जैसे जो जेल से बच्चे छूटे, तो उन्होंने ये बताया, जो मैंने वीडियोस में देखा, उन्होंने कहा हमको थाने में ले जाया गया और बुरी तरह से पिटाई हमारी हुई। उनके जो नेहा बोरा ने भी बताया कि जब वो बच्चों से मिली जेल में जाके, देखा लोगों के चेहरे सूजे हुए थे और बड़ी चोट के निशान थे, और 17-18 साल 14 साल तक के बच्चे भी थे, 8वीं-9वीं साल के बच्चे भी। अब ये बताइए अमिताभ जी मुझे, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, क्रिमिनल केसेस नहीं है, उनको छोड़ा जाए। अच्छा, छोड़ दिया गया। क्या पुलिस में इतनी भी मानवीयता नहीं होती है कि 15-16 साल के बच्चों को, जिन्होंने केवल, और कई लोग तो ऐसे थे जो बेचारे घर से सवाल लेने के लिए निकले थे, और भाई देखिए पकड़ लीजिए पुलिस, यहां तक तो बात समझ में आती है,
भाई कानून व्यवस्था के लिए आपने 10 लोग पकड़े, हो सकता है उसमें 2-3 निर्दोष बंद हो गए हों, लेकिन आपने बंद किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। लेकिन उनकी पिटाई होना और कुटाई होना और इतनी ज्यादा बर्बरता से, और फिर नेहा बोरा ने दिखाया और बाकी जो नेता जाके मिले, जिस बच्चे को AK-47 की गोली लगी है उस बेचारे का तो पूरा दायां हाथ बेकार स्थिति में है। एक का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसकी आंख बचेगी कि नहीं बचेगी, मतलब कान कनपट्टी के पास उसकी गोली लगी है। तो ये जो इतनी बर्बरता पुलिस में आती है कि भाई पुलिस वाले भी हमारे ही जैसे लोग हैं, आर्मी वाले भी हमारे, भाई वही बैकग्राउंड है, वही गांव के शहर के पढ़े लिखे लोग जो है पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। इतनी बर्बरता कहां से आती है? और ये क्या राजनीतिक आकाओं के कहने पे आती है, या जो घर के एक इनकी निराशा होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो निकलती है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इतनी बर्बरता से पीटना और मारना, और सुप्रीम कोर्ट ने चलिए रियलाइज कर लिया, लेकिन ये जो बच्चों के दिमाग में एक भय बैठ जाएगा कि इस तरह से हमारी पुलिस, जिनसे हम सोचते हैं हमारी मदद करेगी, हमें बचाएगी, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? क्योंकि आप पुलिस में रहे हैं, कुछ पदों में रहे हैं, तो आप इसको कैसे, इसकी मीमांसा करते हैं? नहीं, सब चीज मिले जुले इसके कारण है। एक तो कारण वही है जो आपने कहा कि भाई व्यक्तिगत कुंठा है। यहाँ पूरा जो पुलिस विभाग है, जिसमें IPS से सिपाही तक की मैं बात कर रहा हूं, पूरे महकमे की बात कर रहा हूं, ये लोग बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस वाले जेनजी का आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। जिस देश में एक तड़ी पार गृह मंत्री बन के बैठा हो, है ना, उस देश में यदि जेनजी का आपराधिक इतिहास खंगाला जाए, इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? आज यदि एक तड़ी पार दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में पहुंच जाएगा तो पुलिस कमिश्नर से लेकर सारे जांबाज IPS पैर पटक के उसको सैल्यूट मारेंगे। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है कि हुजूर आप तो तड़ी पार रह चुके हैं, आपके तो गुजरात में प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये बोलने की किसमें हिमाकत नहीं है। और ये जेनजी वाले एकदम, मतलब कैमरा से फोटो लेके जेनजी वालों का उसका फोटो स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग, क्या स्कैनिंग किया जा रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस फ्रस्ट्रेटेड है, और ये फ्रस्ट्रेशन ये निकालते हैं जिसको समझते हैं ये कमजोर है, लाचार है, जिस पर मैं बराबर कहता हूं, आप पर भी कह चुका हूं आपके चैनल पर, कि कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। पटना पुलिस की औकात है क्या अनंत सिंह को टच करने की? आज यदि मैं कहूं पटना सीनियर SP से कि आप अनंत सिंह की जमानत को रद्द करवा दीजिए, तो पटना सीनियर SP तो खटिया के नीचे देखे जाएंगे, सारी जामबाजी के साथ देखे जाएंगे। लेकिन जो गरीब घर का सामान्य परिवार का लड़का है, कोई मोबाइल की मरम्मत कराने गया है, कोई दवा खरीदने गया है, पुलिस वालों को दवा का पुर्जा दिखा रहा है कि मैं दवा प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहा हूं, पुलिस वालों को मोबाइल दिखा रहा है। एक तो अगर आपने हिरासत में लिया संदेह पर और फिर उसकी बात आपको लगी तो आप छोड़ दीजिए कि अच्छा अच्छा ठीक है जाओ घर पर। वो नहीं, आप उसको जेल भेज रहे हैं, उन पर ऐसी गंभीर धाराएं लगा रहे हैं कि उसको बेल मिलने में दिक्कत हो जाए, हत्या का प्रयास। बताइए, आम लोगों को छोड़ दीजिए, जो खास लोग हैं, तेज प्रताप यादव जो लालू के बेटे हैं, राबड़ी के बेटे हैं, तेजस्वी के भाई हैं, खुद मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको आपने हत्या के प्रयास का झूठा मुकदमा लगा दिया। तो आम जो बच्चे हैं, जो साधारण परिवार के बच्चे हैं, उस पर आप क्या क्या धारा लगा देंगे, और ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। दूसरा जो आ गया है कल्चर, वो खुशामद का कल्चर हो गया है कि जो राजनीतिक आकाओं ने कह दिया, यदि तड़ी पार ने कह दिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि भाई कुचल देना है अच्छा से, तो फिर दिल्ली पुलिस वाले ये भी निकाल लेंगे, पैलेट गन्स भी मंगा लेंगे, फिर वो ये भी आ जाएंगे, बिना, सबको कह दिया जाएगा कि भाई सारे लोग नेम प्लेट हटा लें। देखिए, नेम प्लेट तो वर्दी का हिस्सा है ना। मैं तो जिले का SP भी होता था तो नेम प्लेट लगाता था। इक्का दुक्का पुलिस वाला यदि बिना नेम प्लेट के आए तो मैं मान सकता हूं कि हड़बड़ी में छूट गई, अचानक ड्यूटी पर बुला लिया गया, वो दौड़ा बेचारा, छूट गया, नेम प्लेट इधर उधर रह गया। लेकिन यदि सैकड़ों पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के आ गए तो ये तो साधारण बात है कि ये आदेश ऊपर से आया था, होम मिनिस्ट्री से आया था, पुलिस कमिश्नरेट से आया था, और उसमें सादे वर्दी वाले हैं भाई, लाठी में कील लगी हुई है। ये सब तो नए नए, मतलब
इनोवेशन मैं देख रहा हूं, ये लाठी में कील कहां से आया? तो ये सब जो हो रहा है, ये तो लग रहा है कि हम भाई आपको बहुत मक्खन लगा देंगे। तो आप सुनिएगा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रिटायर कर गए तो उनको फिर एक्सटेंशन मिल गया, सेवा विस्तार मिल गया। फिर सेवा विस्तार भी समाप्त हुआ तो उसके बाद वो यूपीएससी के मेंबर बना दिए गए। फिर वो भी समाप्त हो गया तो पता चला कि बड़ा स्टेट नहीं तो मिजोरम के राज्यपाल बन गए। तो अंत में जब आपका सारा ईमान बिक जाता है, जब आप रिटायर के, मैं तो मजाक में कहता हूं कि भारत सरकार का नियम है कि ईमानदार को टेंशन और बेईमान को एक्सटेंशन। इसमें एकदम भारत सरकार क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। यदि ईमान संजीव भट्ट को वहां हटा दिया गया, गुजरात में जेल में डाल दिया गया, अमिताभ ठाकुर सर को यूपी में समय से पहले रिटायर करा दिया गया, मुझे बिहार में समय से पहले रिटायर करा दिया गया। इन्होंने हिट लिस्ट बनाई और चुन चुन के जो भी लोग थे जो इनकी बात नहीं मानते थे, गलत आदेश नहीं मानते थे, सबको हटा दिया गया। और बेईमानों का ये हाल है कि वो डीजीपी से रिटायर होते हैं तो उनको सिपाही चयन बोर्ड का अध्यक्ष, वहां से रिटायर होते हैं बीपीएससी मेंबर, वहां से भी खत्म हो गया तो राज्यसभा में, उधर भी खत्म हो गया तो चले जाइए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बन जाइए। तो ये जो एक पूरा एक बन गया है सिस्टम, जिसमें आपकी व्यक्तिगत कुंठा भी है और आपका चाटुकारिता भी है, खुशामद का कल्चर भी है कि देखिए आपने कहे थे हमें 2 डंडे मारने के लिए, हमने तो 10 डंडे मार के दिखा दी, अब हुजूर आप क्या चाहते हैं? तो ये जो पुलिस सत्ता की लठैत बन गई है, इसी पर वो बात अब चल रही है ना कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और पूरे इन लोगों ने पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर दिया है, खाकी की छवि को धूमिल कर दिया है। जो एक पीपुल्स फ्रेंडली होने की आप बात करते हैं, बताइए जो बच्चे अभी देख रहे होंगे ये सब वीडियो सब, वो क्या पुलिस वाले के बारे में धारणा बनाएंगे? तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है। जी। नहीं, चलिए अमिताभ जी, कई चीजें आपने ऐसी बताई जो मुझे नहीं पता थी और दर्शक जी, श्रोताओं को भी नहीं पता थी। लेकिन चलिए, जी, अब सद्बुद्धि आए और पुलिस वाले जी, जी, सोचें कि वो भी समाज का एक अंग हैं और ये उनका जी, कर्तव्य है कि उनके संवैधानिक कर्तव्य है उसका निर्वहन करें और देश को बिल्कुल। आगे ले जाएं। लेकिन इस प्रकार के दृश्य अगर विदेश की मीडिया देखेगी और देश के छोटे बच्चे देखेंगे, उनके दिमाग में जी, क्या बीतेगी? लेकिन भगवान से केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सद्बुद्धि इनको आए और ये गलत रास्ते पे न चले, क्योंकि देश जी, बड़ा है। ये छोटी-मोटी चीजें, प्रमोशन और पोस्टिंग जो है, ये कोई मायने नहीं छोटी, रखती, क्योंकि बुढ़ापे में इनको भी याद करना पड़ेगा इन्होंने जो कुकृत्य किए हैं, तो उनको याद बिल्कुल। दिलाएँगे और इनको बेधेंगे। लेकिन चलिए, आप देखते हैं क्या होता है बांकीपुर में, जब रिज़ल्ट आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी, आभार। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।